नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के अंतर्गत यूनिट 2 से। यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, यानी कि आधुनिक और समकालीन साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मुर्दहिया के बारे में। मुर्दहिया जिसकी रचना तुलसी राम के द्वारा की गई है। हमने पिछले वीडियो में जाना था तुलसी राम के गांव में फैले अंधविश्वास के बारे में, तुलसी राम के जीवन के बारे में। आइए उनके हम अब स्कूली शिक्षा को जानते हैं। जहां पर मैंने पार्ट 1 ख़त्म किया था, वहीं से हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। हम इसमें जानते हैं कि तुलसी राम में जब पढ़ाई की इच्छा इतनी तीव्र थी तो उन्होंने कैसे इसकी पूर्ति की, इसके बारे में हम जानते हैं। तुलसी राम के गांव के ब्राह्मणों का मानना था कि निम्न जाति के लोग यदि ज़्यादा पढ़ ले तो वह पागल हो जाते हैं। जो तुलसी राम के गांव में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ पर क्या था, उच्च जाति और निम्न जाति में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। और जो उनके गांव के जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, उनका मानना था कि यदि निम्न जाति के जो लोग हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं, यदि वे ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे। यह सब सुनने के बाद तुलसी के घर वाले भी उनको पढ़ाई से मना करने लगे। जो तुलसी के घर वाले थे उन्होंने क्या किया, उनको मना करने कि आप पढ़ाई आगे नहीं कीजिए, क्योंकि उन्हें मन में डर हो गया था कि यदि तुलसी राम ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो क्या होंगे, वो पागल हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां जो है तुलसी के जीवन में लगातार बाधा बनी रही। 10वीं की जब परीक्षा फॉर्म भरना था, जब वह तुलसीदास मैट्रिक में थे, तो उस समय परीक्षा फॉर्म भरने की 30 रुपये की ज़रूरत थी। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उनको 30 रुपये की आवश्यकता थी। 30 रुपये उस समय चाय लगता था फॉर्म भरने के लिए। तो तुलसी राम के पास 30 रुपये भी नहीं थे कि वह अपनी मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भर सके। और उनके घर वालों ने भी उनकी मदद करना बंद कर दिए थे। यानी कि उनके घर वाले को लग रहा था यदि हम पैसा नहीं देंगे तो शायद तुलसी राम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर बन गया था। अब आप नॉर्मल सोचिए, खुद से सोचिए, यदि कोई आपके घर वाले को ऐसी बातें कह दे कि यदि आप ये कोर्स करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे या अपने लाइफ में बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपके घर वाले आपको आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे। वही हाल तुलसी राम के साथ हो रहा था। उनके घर वालों ने भी उनकी मदद करना बंद कर दी थी और उन्हें फॉर्म भरने के लिए, मैट्रिक की परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए 30 रुपये की आवश्यकता थी। तो उस समय ही उनके विद्यालय के हिंदी के अध्यापक, जिस स्कूल में तुलसी राम पढ़ा करते थे, उनमें एक हिंदी के अध्यापक थे जिसका वर्णन तुलसी राम ने स्वयं किया है। वो लिखते हैं कि श्री सुग्रीव सिंह ने 30 रुपये फॉर्म भरने के लिए दिए। जो उनके विद्यालय के जो सुग्रीव सिंह थे, उन्होंने 30 रुपये, जो 30 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज था, उन्होंने 30 रुपये दिया और तुलसी राम ने फॉर्म अपना मैट्रिक का भर दिया। एक हम यहाँ देख पाते हैं एक ऐसा समय जहाँ पर जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव पूरे समाज में फैला हुआ था। ऐसे समय में सुग्रीव सिंह का एक दलित बालक तुलसी को पैसे से मदद करके उसे ज्ञान के क्षेत्र में आगे भेजने की सोच बहुत ही सम्मानीय है, बहुत ही गर्वपूर्ण है। हम यहाँ देख पाते हैं कि पहले क्या था, उनके गांव में ऊंच नीच का बहुत ही बोलबाला था। उसके बावजूद भी सुग्रीव सिंह जैसे ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया। उन्होंने जात पाति का भेदभाव न करते हुए उन्होंने तुलसी राम को मदद की और अपने पास से पैसे दिए, जिससे कि तुलसी राम ने अपना मैट्रिक का फॉर्म भर दिया। तो हम यह देख पाते हैं कि सुग्रीव सिंह जैसे मुर्दहिया के पात्र उस समय भी भारतीय समाज में मौजूद थे। यानी कि भारतीय समाज में जो विडंबना थी, जैसी परिस्थितियां थी, उस समय भी हमारे समक्ष अच्छे शिक्षक मौजूद थे जो कि जात पात का भेदभाव नहीं करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आगे बढ़ना चाहता था उसकी वो पूरी मदद करते थे।
यानी कि क्लास में पढ़ाते ही थे और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी करते थे, जैसा कि सुग्रीव सिंह के द्वारा तुलसीराम को किया गया। तुलसीराम का जो है 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होना पूरे धर्मपुर के लिए चौंकाने वाला था। जब तुलसीराम ने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और परीक्षा दिए तो पूरे गांव में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले तुलसीराम अकेले थे। पूरे धर्मपुर गांव के लिए ये बात जो है अचंभित कर देने वाला था कि तुलसीराम पास कैसे हो गए। पूरे गांव में एक ही बात निकल रही थी, जैसे गांव में होता भी है, आप सभी गांव में भी होता है, वहाँ गांव में भी सबके मुख से बस एक ही बात निकल रही थी। सबको यही कह रहे थे कि चमरा टॉप कर गए। हर कोई यही बोल रहा था कि भाई एक चमार कलर का, एक निम्न जाति कलर का टॉप कैसे कर गया। एक लोग व्यंग के रूप में इसे ले रहे थे और सबके जुबान पर, सबके मुख से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी कि चमरा टॉप कर गए। तुलसी का परिणाम जो है इसलिए और भी चौंकाने वाला था क्योंकि इससे पहले उस गांव से कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी से पास नहीं हुआ था। उनका रिजल्ट इसलिए चौंकाने वाला था कि तुलसीराम से पहले चाहे जिस भी कास्ट के उस गांव में लोग रहें, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, किसी भी वर्ग के कोई भी लड़का जो है उस गांव में उनसे पहले प्रथम श्रेणी से पास नहीं हुआ था। और तुलसीराम ने जो है प्रथम श्रेणी से पास होकर के पूरे गांव वाले को चौंका दिया था। आगे की पढ़ाई के लिए जो है सुग्रीव सिंह ने ही तुलसी को प्रोत्साहित किए। जब तुलसीराम मैट्रिक पास हो गए तो आगे की पढ़ाई के लिए भी, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए भी सुग्रीव सिंह ही ने थे जो तुलसी को फिर से प्रोत्साहित किए और उन्होंने फिर से उनकी आर्थिक मदद की। यानी कि गांव के विद्यालय से निकल करके फिर +2 विद्यालय में, इंटर महाविद्यालय में एडमिशन भी कराने में भी सुग्रीव सिंह ने उनकी बहुत मदद की और यहाँ भी उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की। यानी कि एडमिशन कराने में भी उनके पैसों से भी वो मदद की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो जाति से ऊंचा शिक्षा को मानते हैं। उनका मानना है कि जात पात से ज़्यादा ऊंचा वो लोग एजुकेशन को देते हैं, शिक्षा को देते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ने की चाह हो तो चाहे वो ठाकुर हो या दलित, उसकी सहायता अवश्य करते हैं। सुग्रीव सिंह जैसे इंसानों को ही आज हमारे भारतीय समाज की ज़रूरत है। जो हमारा आज का वर्तमान परिदृश्य हम यह मानते हैं कि जैसे सुग्रीव सिंह जैसे शिक्षक थे, ऐसे ही शिक्षकों की ज़रूरत आज के हमारे समाज में भी है। और हम आप सभी से उम्मीद भी करेंगे आप भी ऐसे ही शिक्षक बनेंगे, क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत हो, चाहे जिस रूप में ज़रूरत हो, आप अपने विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे। जो नहीं कि आप केवल उन्हें आर्थिक मदद ही करें, आप उन्हें हर क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं। यानी कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में अपना वो कैरियर बनाना चाहते हैं, आप हर रूप में उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कही बातों को, आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों को, आपके द्वारा कहे गए बातों को आपके विद्यार्थी जो है बहुत ही आत्मसात करते हैं एवं उसे मानते हैं। डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दहिया जो है आत्मकथा जो है दलित विमर्श को एक नई रफ्तार भी प्रदान करती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक दलित रचनाकार थे और दलितों की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को है उन्होंने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में दिखाने का प्रयत्न किया है। उनकी यह जो रचना है यह सभी दलित आत्मकथाओं से अलग अपनी एक पहचान बनाती है। और भी बहुत सारे दलित साहित्यकार थे, बहुत सारे रचनाकार थे जिन्होंने भी दलितों के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन सभी से अलग इनकी अपनी एक अलग कथा है, एक अलग रफ्तार प्रदान करती है, एक अलग पहचान बनाई है। इनकी इस आत्मकथा में हमें वेदना, आक्रोश, उत्तेजना का उतावलापन नहीं दिखाई देता है। हमें ये नहीं दे उसमें वेदना, उनकी परेशानी, उनका आक्रोश हमें इसमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर उन सभी चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से पेश किया गया है। जो भी वेदना है, जो भी आक्रोश है, जो भी उत्तेजना मन के अंदर है, उन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसे पेश किया गया है।
जैसा आप सभी भी देखते होंगे आपके महाविद्यालय में या विद्यालय में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो सब बातें आपको कह देते हैं, लेकिन इतने मधुर ढंग से, इतने प्यार से कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। वो अपनी सारी वेदना, अपना सारा आक्रोश आपके ऊपर निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना ही बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही बारीकी से जो है पेश किया गया है। तुलसी जो है चमड़ा और कनवा जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते हुए भी रूढ़िवादी परिवेश के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जो तुलसीराम थे उनको हर कोई गांव में चमड़ा बोलता था, कनवा बोलता था। कनवा इसलिए बोलता है क्योंकि उनका एक आँख जो है, जैसे मैंने बताया भी था कि भागवान में उनको चेचक की बीमारी हो गई थी, उनका एक आँख खराब हो गया था, जिस वजह से उन्हें कनवा या कंडेर बुलाया जाता था। और चूँकि वो पाईकाष्ठ चमार थे तो उनको लोग चमड़ा भी बोलते थे। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते हुए भी जो रूढ़िवादी परिवेश है उसके बीच से अपना रास्ता निकालते हुए वे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वे अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तुलसीराम जब अपना +2 कंप्लीट कर लेते हैं तब वे आगे की पढ़ाई के लिए BHU का रुख करते हैं। अपना उन्होंने ग्रेजुएशन जो है BHU से किया है। जब वहाँ वे कॉलेज में दाखिल लेते हैं तो उनके सामने और भी नई नई चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ से है तुलसीराम का सामना होता है। क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी परिवेश में जाते हैं, तो आपको उस परिवेश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है। जब तुलसीराम जैसे महाविद्यालय में जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी उनको कई सारी चुनौतियाँ और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके महाविद्यालय में, उनके कॉलेज में राजनीति का पूरा बोलबाला था। यानी कि जहाँ से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ तक कि जो कॉलेज का चपरासी था, चपरासी के द्वारा भी RSS का नाम हमेशा लिया जाता रहता। उनके कॉलेज में पढ़ाई कम और राजनीति ज़्यादा होती थी। जो उनका विद्यालय था, जो उनका महाविद्यालय था, जहाँ से वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके कॉलेज में पढ़ाई तो कम होती थी लेकिन राजनीति बहुत ज़्यादा होती। हर जगह राजनीति होती रहती थी। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब तुलसीराम गांव में थे तो गांव में अंधविश्वास से, उच्च नीच से फंसे हुए थे, और जब गांव से निकल करके बनारस की ओर रुख करते हैं, बनारस में आते हैं तो वहाँ पर वो राजनीति का शिकार हो जाते हैं। कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए तुलसीराम जी लिखते हैं कि एक बार कॉलेज के दिनों में उनको जो है 162 रुपये की 162 रुपये की जो है उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान मिलती है। यानी कि वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे रहते हैं तो उन्हें 162 रुपये स्कॉलरशिप में मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है तो उसकी खुशी कितनी होती है। आप सभी को भी यदि स्कॉलरशिप के पैसे मिलते होंगे या मिलते हैं तो खुशी कितनी ज़्यादा होती है। तो वही खुशी जो है उनके चेहरे पर दिख रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, उनकी खुशी रुक नहीं पा रही थी। वह सभी को जाकर बता रहे थे कि देखो मुझे 162 रुपये स्कॉलरशिप में मिले हैं। लेकिन यह खुशी उनको जो है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो वो खुशी भी आपकी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। कुछ यही हाल तुलसीराम के साथ भी हुआ, क्योंकि उनका एक सबसे प्रिय मित्र, उनका बहुत एक खास मित्र था जो कि उनके कॉलेज का था। उसका नाम तुलसीराम बताते हैं देवराज सिंह। देवराज सिंह जो थे उनके प्रिय मित्र थे, जो अक्सर तुलसी से मिलने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में आया करते थे। और तुलसीराम जो थे हमेशा पैसे के अभाव में उनका स्वागत पकौड़ी से किया करते थे, क्योंकि तुलसीराम एक बहुत ही गरीब घर से आते थे, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जो उनके खास मित्र थे, जो देवराज सिंह उनके खास मित्र थे, जब उनके रूम पर आते तो तुलसीराम के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो बाहर से कुछ लाकर उन्हें खिला सके। तो पैसे के अभाव में उनका स्वागत तो
पकौड़ी से किया करते हैं, क्योंकि पकौड़ी जो है बहुत आसानी से कम पैसे मिल जाता है। तो आप सभी ने भी देखा होगा, यदि आपके कोई भी खास मित्र जब आपके रूम पर आते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका स्वागत भरपूर करते हैं। आपकी जितनी शक्ति है, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार आप अपने मित्र पर खर्च करते हैं। तो चूँकि देवराज सिंह तुलसीराम के बहुत ही परम मित्र थे, खास मित्र थे, इसीलिए वो जब भी उनके रूम पर जाते हैं तुलसीराम उनका पूरे दिल से स्वागत करते थे और स्वागत में उनको पकौड़ी बना कर खिलाया करते थे। लेकिन जैसे ही देवराज सिंह को यह मालूम चला कि 162 रुपये की स्कॉलरशिप तुलसीराम को मिली है, तो उन्होंने क्या किया, उनके रूम पर जाकर के चाकू के बल पर 81 रुपये उनसे छीन लिए। जो उनके मित्र थे उनसे क्या किया, चाकू के बल पर उन्हें चाकू दिखा करके यानी कि डरा धमका करके 81 रुपये उनसे छीन लिए। यानी कि आधे पैसे जो है जो मिले थे स्कॉलरशिप में, उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती छीन लिए। यानी कि वो उनके परम मित्र थे। आप अनुमान लगाइए कि एक मित्र कैसे जब पैसे की बात आती है तो कैसे बदल जाते हैं। जैसे उन्हें मालूम चला कि तुलसीराम को 162 रुपये मिले हैं, तुरंत गए और उनसे 81 रुपये उनसे लूट लिए, यानी कि छीन लिए। तुलसीराम इस घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं, तुलसीराम अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में लिखते हैं कि मनुष्य के सभी रिश्ते, विश्वास, व्यवहार और प्यार सभी जो है पत्तों की तरह बिखर जाते हैं जहाँ मानवीय मूल्य पर पैसा हावी हो जाता है। यानी कि जो मानवीय मूल्य है उस पर यदि पैसा हावी हो जाए तो जो भी आपका रिश्ता, जो भी विश्वास, जो भी व्यवहार है, सभी पेड़ के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, फिर इसमें कोई भी चीज़ें नहीं रह पाती है। तो हम जान रहे थे तुलसीराम की आत्मकथा के बारे में, कैसे तुलसीराम ने अपना कठिन जीवन व्यतीत किया है। आप यहाँ पर एक नोट में लिख सकते हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा NOT नोट। नोट में 2-4 पॉइंट आपको हम लिखवाए थे, जिसको लिख लेना। आपको नोट में लिखना है कि डॉक्टर तुलसीराम की लेखनी जो थी, उनकी लेखनी की एक विशेषता है जो कि उन्हें बाकी तमाम दलित लेखकों से अलग करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जितने भी दलित लेखक थे उन सब से तुलसीराम की लेखनी की एक अलग विशेषता है। और विशेषता उनकी यह है कि उनके अचेतन मन पर, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड पर भगवान बुद्ध का गहरा प्रभाव हमें दिखता है। यानी कि वो जो शब्दों की जो रचना करते हैं, उन रचना में उनके जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस पर भगवान बुद्ध का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। यानी जब आप उनकी रचना पढ़िएगा तो आप उनकी रचना शैली को देख करके, उनके शब्दों की रचना को देख करके आप समझ सकते हैं कि वो कितने शाब्दिक, कितने गहरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि उनके हम लेखन कार्य की बात करें तो डॉक्टर तुलसीराम ने अपने लेखन में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं और प्रताड़नाओं के बारे में बड़े ही मार्मिक ढंग से उनका चित्रण किया है। जो भी दलित के साथ जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जैसे कि मैंने 2-3 का जिक्र किया, जब उन्हें 162 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है तो उनके ही परम मित्र के द्वारा 81 रुपये उनसे छीन लिए जाते हैं। तो जो भी प्रताड़ना, जो भी वो झेले हैं, सभी के बारे में उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने चित्रण किया है। इसका उदाहरण हमें उनकी आत्मकथा मुर्दहिया और मणिकर्णिका में दिखाई देती है। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में हमें केवल मुर्दहिया ही पढ़ना है, लेकिन तुलसीराम ने अपनी 2 आत्मकथा लिखी है। यानी कि आत्मकथा का भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में वो मुर्दहिया के नाम से लिखते हैं और भाग 2 में वो मणिकर्णिका लिखते हैं। मणिकर्णिका आप लोग जानते होंगे, बनारस में एक घाट है, उस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर भी लाशों को जलाया जाता है। यानी कि जब वो बनारस गए, जिनका जो कॉलेज लाइफ था उसमें उन्होंने मणिकर्णिका में उसका वर्णन किया है। लेकिन आपका पाठ्यक्रम के अनुसार हमें केवल मुर्दहिया ही पढ़ना है। लेकिन हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए मणिकर्णिका का एक विश्लेषण लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम जान रहे थे मुर्दहिया के बारे में, और
मणिकर्णिका में तुलसीराम ने किन किन चीज़ों का वर्णन किया है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तब जब तुलसीराम को हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि गीत और कविताएं, तुलसीराम एक रचनाकार तो थे ही, साथ ही साथ वो गीत भी लिखते थे और कविताएं भी उन्होंने बहुत लिखी है। गीत और कविताएं जो है डॉक्टर तुलसीराम के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। उनके जीवन के यदि हम अभिन्न अंग की बात करें तो गीत और कविताएं भी रहे हैं। इनकी दोनों रचनाओं में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब आप उनकी रचना मुर्दहिया और मणिकर्णिका पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें गीत और कविताएं भी भरी पड़ी है। इन दोनों का अंश हमें इनकी दोनों रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इनकी रचना मुर्दहिया और मणिकर्णिका में हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थितियों को बहुत नज़दीक से समझने का भी मौका मिलता है। जो भी दलित की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उन स्थिति को भी हम इनकी रचना को पढ़ करके समझ सकते हैं। जब हम इनकी रचना को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दलितों की स्थिति कैसी थी समाज में, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उन्हें समाज से अलग करके रखा जाता था। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चलता है कि उस समाज में भी, उस परिस्थिति में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोगों की मदद भी करते थे, जो पढ़ाई में आगे रहना चाहते हैं, पढ़ाई में अव्वल रहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में यानी कि मुर्दहिया रिटन बाय तुलसीराम के भाग 2 में मैंने तुलसीराम के विद्यालय महाविद्यालय के जीवन पर चर्चा की है। तो इन दोनों वीडियो में भाग 1 और भाग 2 में हम तुलसीराम के रचना मुर्दहिया का विश्लेषण कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके जो यूनिट 2 के मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंतर्गत और भी जो साहित्य हैं उन सब का विश्लेषण लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।